बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टी20 मैच आज खेला जाएगा। पहले मैच में पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त हुई थी। आज दूसरा टी20 मैच खेला जाना है और पाकिस्तान टीम में एक तब्दीली की गई है। ऑलराउंडर जहांदाद खान टीम में वापस आए हैं और जबकि स्पिनर सुफियान मुकीम को आज के मैच में रेस्ट कराया गया है। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें तो अम्माद वसीम ने एक दफ़ा फिर रिटायरमेंट से इंटरनेशनल क्रिकेट के में से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहेंगे, साथ साथ जो फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है वो लीग खेलते हुए दिखाई देंगे। तो अम्माद एक दफ़ा फिर रिटायरमेंट ली है। इस दफ़ा ऐसा लगता है कि वो रिटायरमेंट उनकी पक्की नज़र आ रही है, क्योंकि इससे कबल अगर हम देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा प्रेशर में रखा था उन्हें और रिटायरमेंट उन्होंने वापस ली। टीम में वापस आए, परफॉर्मेंस जीरो रही और एक दफ़ा फिर जो नौजवान खिलाड़ियों का हक था, हक तलफी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है दिखाती हुई नजर आई। लेकिन अब आकिब जावेद बन गए हैं हेड कोच, सेलेक्टर्स, तो बहुत सी चीजें अब तब्दील होती हुई दिखाई दे रही हैं और आकिब जावेद अब रेड बॉल के भी जो है अबूरी कोच इनके फराइज अंजाम देंगे और गिलेप्सी की जगह वो इन्होंने ये ओहदा संभाल लिया। तो इस वक्त अगर काबिज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर नजर आ रहे हैं तो आकिब जावेद है और क्यों ना हो, जिन्होंने बड़ी जबरदस्त अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और अपनी एक्सपीरियंस के बेस पे पाकिस्तान टीम को एक दफा फिर बुलंद मुकाम पर खड़ा कर दिया। इंग्लैंड के खिलाफ हम सीरीज जीते, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीते, फिर जिम्बाब्वे में हमने कामयाबी हासिल की। गो कि अब हम जनूबी अफ्रीका में मौजूद हैं और अब देखते हैं कि जनूबी अफ्रीका में हम पहला मैच तो हार गए लेकिन मैच हम लड़कर हारे हैं। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि मैच हम एक तरफा हारे हैं। इन सारी सूरत हाल पे भी बात रहेगी और साथ साथ मैं आज बास्केटबॉल के हवाले से भी बात करेंगे और बास्केटबॉल के हवाले से इसलिए हम ज्यादातर कोशिश होगी आज हमारी बात करने की कि मेहमान भी आज बास्केटबॉल के हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद है और पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए हैं और सिर्फ इलेक्शन नहीं हुए तो बास्केटबॉल के कराची में नहीं हुए हैं, उसकी स्क्रूटनी होनी है और क्या कुछ अब स्क्रूटनी के हवाले से यहाँ पर आज मसाइल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने स्क्रूटनी कमेटी के मेंबरान को भी यहाँ पर अपने स्टूडियो में तलब किया हुआ है। सेकंड मैच के हवाले से भी बात करेंगे और साथ साथ आज हम बास्केटबॉल के हवाले से भी बात करेंगे। तो इकबाल मेमन साहब हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है हमेशा की तरह, वो आज हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो पर मौजूद हैं। उनके साथ साथ अशफाक अहमद साहब मौजूद हैं, चेयरमैन हैं ये कराची बास्केटबॉल स्क्रूटनी कमेटी के। तो उनसे भी जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि कोशिश होगी कि हमारी कि क्यों नहीं हो रही है कराची के अंदर बास्केटबॉल के हवाले से स्क्रूटनी, तो इस पर भी हमारा आज ज़्यादा बहस रहेगा। उसके साथ साथ असलम नियाजी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, मेंबर है कराची बास्केटबॉल स्क्रूटनी कमेटी के। तो इनसे भी वही सारा सिलसिला हमारा जुड़ा रहेगा कि कराची के अंदर क्यों नहीं हो रही है बास्केटबॉल की स्क्रूटनी, तो इस पर भी हम सिलसिला जारी रखेंगे। लेकिन पहले चलते हैं हम इकबाल मेमन की तरफ और दूसरा टी20 मैच खेला जाना है। एक तब्दीली है, जहांदाद खान टीम में शामिल हुए हैं और सुफियान मुकीम जो दौरे ऑस्ट्रेलिया से अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे थे और लास्ट अगर हम देख लें जो टी20 मैच खेला गया आखिरी ओवर में उन्होंने जिस तरह रन दिया ऐसा लगता है कि उस बेस पे आज टीम से ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन हमारी जो खामियां हैं हम उस पर कोशिश करेंगे आज दूसरे टी20 मैच में जो खामियां हैं उसको हम पूरी किस तरह कर सकते हैं। और सबसे पहले तो मैं आऊंगा इकबाल मेमन की तरफ है कि इकबाल साहब हम तब्दीली कर रहे हैं स्पिनर्स को, जहांदाद को हम वापस लेकर आए, एक अच्छा ऑलराउंडर है, अच्छा परफॉर्मर है, डोमेस्टिक में अच्छा रन किया हुआ है, अच्छी बॉलिंग करता है और फिर पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी नुमाइंदगी का मौका मिला है जहांदाद को उन्होंने प्रूव किया है। तो आप समझिए जहांदाद की एक तब्दीली, लेकिन हम बेस कर रहे हैं ओपनर्स पे, हमारे ओपनर्स और मिडिल ऑर्डर हमारे पास रन नहीं कर रहे हैं। आप समझते हैं कि तब्दीली तो हमें वहां करनी चाहिए? बिल्कुल जनाब, ये तो आप मोइन साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब क्या है कि पिछला गेम हमने खेला तो बहुत अच्छा था, लेकिन अगेन जिस तरह हम बार बार आपके शो पे ये बात करते हैं कि फिनिश नहीं कर पाते, तो रिजवान जो है इस दफ़े फिनिश नहीं कर सके। हालांकि बेहतरीन इनिंग उन्होंने खेली और 11 रन थे हमारे। इकबाल मेमन साहब किस तरह टी20 की बेहतरीन इनिंग हो सकती है अगर 62 बॉलों पर 74 रन है, वो भी कप्तान कर रहा है, मैच विनिंग कारकर्दगी नहीं है। फिर अगर उसके ब्याह पे अगर हम देखें तो दूसरी मुखालिफ टीम के और जिस तरह डेविड ने 82 रन किए, जॉर्ज ने 48 रन किए, तो आप उनकी इनिंग देख लें और इनकी इनिंग जॉर्ज ने 24 बॉलों पर किया और 40 बॉलों पर डेविड ने जो है 82 रन की बारी खेली। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये कि देखें 2020 के हिसाब से तो नहीं, लेकिन ये कि उन्होंने जो है अपने हिसाब से स्कोर किया। और क्या है कि आप दूसरी तरफ से जो है विकेटें गिर रही थी तो वो संभाला भी दे रहे थे, स्कोर भी कर रहे थे और मैं समझता हूँ कि सिर्फ फिनिश अगर वो कर जाते तो वो उनके क्रेडिट जाता। लेकिन ये कि इतना स्कोर करने का भी क्रेडिट जो है वो रिजवान के ऊपर ही आता है और प्रेशर उनके पास था और कोई जो है खिलाड़ी इतना खातिर ख्वाह
जो है जब वो गेम को आगे लेके नहीं जा सका, जो रिजवान लेके गया है, तो अब उसमें आप बिल्कुल जो 2020 का ऑप्टिमम लेवल है उस पे आप बिल्कुल उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जब दूसरी तरफ से विकेटें गिर रही हों तो उनको संभालना भी पड़ता है, रन्स भी बनाना पड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज के गेम पे जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे सब खिलाड़ी, और जहांदाद खान आए हैं तो मैं समझता हूँ कि हम उससे भी अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलें, ये तो पाकिस्तान के T20 मैच की बात होगी। अहमद ने एक दफ़ा फिर रिटायरमेंट ले ली है, क्या कहेंगे? और अब वो फोकस करेंगे फिर दोबारा डोमेस्टिक क्रिकेट पर, फ्रेंचाइज क्रिकेट पर जो मैचेस होंगे। देखें, अमाद जो है वो कभी भी टॉप क्लास प्लेयर नहीं था, वो एक मतलब है कि एवरेज खिलाड़ी था और बिट्स एंड पीसेस वाला खिलाड़ी था, और कहीं पे वो जो है ओपन बॉलिंग भी करा रहा था और फिर मिडिल ऑर्डर में आके जो है वो कुछ 20 बॉलों पे या 10 बॉलों पे अच्छा स्कोर कर जाता था। अच्छा खिलाड़ी, लेकिन ये है कि उस लेवल का खिलाड़ी नहीं था जिस पे उसको एक्सपेक्ट करता कि वो चलता रहता, क्योंकि जब पीछे जो है इतने सारे टैलेंटेड खिलाड़ी आ रहे हैं तो उनको भी मौका देना है। तो अब तो आप देखें कि बाबर जैसा खिलाड़ी भी जो है उसको भी बाहर बिठा दिया जाता है या वो बैठ जाता है। तो अब आकिब जावेद आ गए हैं और उनकी स्ट्रेटजी डिफरेंट है, और उन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ प्रूव करके दिखाया और ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी कि हमारी स्ट्रेटजी जो है वो डिफरेंट है, और अब जो है ना हम जीत के दिखाएंगे। तो जब हम जीत की खुशी मिलती है तो फिर ये चीज़ें जो है ना नहीं देखी जाती हैं। हमाद वसीम ने अपने जितना टाइम था उन्होंने सर्विस दी, अच्छे गेम्स भी खेले, लेकिन ये कि अब मेरा ख्याल है कि उनका इतनी उम्र हो चुकी थी कि वो अब जो है रिज़ाइन दे देते या ख़ुद आउट हो जाते। अच्छा, इन्हीं के साथ मोहम्मद आमिर ने भी जो है रिटायरमेंट वापस ली थी। आप समझ रहे हैं कि आमिर को भी अब साइड लाइन हो जाना चाहिए, या अभी देखें मोइन, हर खिलाड़ी चाहता है कि वो जो है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। सिर्फ ये पैसा कमाना नहीं है, स्पोर्ट्स जो है ना चीज़ ही ऐसी है कि इंसान को दिल चाहता है कि खेलता रहे। आपको पता है कि एंडरसन 41-42 की एज में रिटायर्ड होने के बाद भी उसने अपना एक कुछ कमेंट्स दिए थे कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं दोबारा खेलूं। तो ये चीज़ें जो हैं, क्रिकेटर जो है ना वो मतलब क्रिकेट से तो आपको, या कोई भी गेम है जो आप खेलते हैं उससे आपको इतनी मोहब्बत होती है कि आपका दिल ही नहीं चाहता कि आप छोड़ें। लेकिन ये कि आखिर आपका एक जो है ना टाइम होता है, आपकी टांगें जवाब दे जाती हैं, आपके हाथ जो है ना वो आपके साथ जो है ना नहीं चलते, तो फिर आपको छोड़ना पड़ता है। और ज़्यादातर 35 के बाद जो है ना वो आप डाउन द हिल जाते हैं। तो इस वजह से मेरा ख्याल है हमाद वसीम का भी अच्छा फैसला था, और आमिर भी अब जो है ना उस हिस्से में आ चुके हैं। अब वो मतलब कितनों से मुकाबला करेंगे। उनके जो प्राइम 5 साल थे वो जो है उनके ज़ाया हो गए थे, मगर अब जितना भी कर लिया, 100 विकेटें टेस्ट क्रिकेट में भी ले चुके हैं, तो मेरा ख्याल है काफ़ी है उनके लिए। चलें, ये काफ़ी है। आमिर के हवाले से भी बात हो रही है और हम दीगर इश्यूज़ पे भी बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से इकबाल मेमन साहब से, और लेकिन इनके साथ साथ अशफाक अहमद साहब हैं, चेयरमैन हैं ये बास्केटबॉल स्क्रूटनी कमेटी के, इनसे भी गुफ्तगू रहेगी। और एक तवील अरसा हो गया कराची में, अब तक क्यों नहीं स्क्रूटनी हुई है? पूरे पाकिस्तान में हो गई है बास्केटबॉल की, क्या वजह है? आप लोग कितनी कोशिशें कर रहे हैं? क्या अब तक आप लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है? क्योंकि कुछ अरसे कबल भी हम देखते थे कराची बास्केटबॉल एसोसिएशन की जानिब से गुलाम मोहम्मद साहब पर भी बैन लगाया गया और उसके बाद आप लोगों के सुपुर्द किया गया, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि अब तक आप लोग भी अपने काम पे पूरा अबूर हासिल करने में नाकाम नजर आए। शुक्रिया मोइन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुला के मौका दिया कि मैं अपने कुछ जो मसले मसाइल हैं उनके बारे में मैं आपको ब्रीफ कर सकूं। लेकिन मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि मैंने आपको जिस तरह आप बास्केटबॉल के लिए प्रोग्राम करते हैं, बास्केटबॉल के लिए आपकी एक लगन मैं देख रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है इस बारे में। अब रहा सवाल इस बात का कि हम जो कमेटी जो हमारी बनी है, और इंशाल्लाह ताला ये मैं आपसे कमिटमेंट हूँ कि जो हमें जिम्मेदारी दी गई है हम उसको इंशाल्लाह ताला। अच्छा, सबसे पहले तो हमें बताएं कि कितनी रुकनी कमेटी बनाई गई है स्क्रूटनी कमेटी? 3 रुकनी कमेटी है। चलो, 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है। अब ये जो हमारे सामने जो मसले मसाइल आ रहे हैं, अब जैसे गुलाम मोहम्मद साहब हैं, अब हम क्लबों को परफॉर्मा भेज रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप हमें परफॉर्मा भेजा है ताकि वो हमें क्लबों की रजिस्ट्रेशन और वो सब हो। अब उसके अंदर जो हमारे सामने जो मसले मसाइल आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि कराची के जो क्लब हैं, वो क्लब जो जिन क्लबों में हम खेलते थे, जो ग्राउंड थे, तकरीबन यूँ समझिए कराची में ग्राउंड तो ख़त्म हो गए हैं।
एक ही ग्राउंड है जिस पे जो गुलाम मोहम्मद साहब के अब्दुल पास। नासिर बास्केटबॉल। जी जनाब, नंबर 1। अब नंबर 2 जो है वो ये है कि ज़्यादातर बास्केटबॉल स्कूलों में चली गई है। देखिए मोइन, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने काफ़ी 20-25 साल बास्केटबॉल खेली और नेशनल लेवल पर खेली। अब जब मैं बास्केटबॉल खेल रहा था तो मैं पीक पे था, और मैंने पीक पे बास्केटबॉल को रिजाइन किया, मतलब मैं अलहदा हो गया। अलहदा हो गया। उसके पीछे वजह थी, वो उस डिटेल में हम नहीं जाना चाहते। लेकिन अब जो सिचुएशन है बास्केटबॉल की, वो ऐसी हो गई है कि ग्राउंड से निकल के बास्केटबॉल चला गया स्कूलों में। आप समझ रहे मेरी बात? अब जैसे कोई हमारा जूनियर, जो हमसे जूनियर था, वो अगर बास्केटबॉल अगर कहीं खेल रहा है तो वो उसकी फाइनेंशियली जो वो है वो जा रहा है स्कूल के अंदर, तो वो जाके अपने स्कूल में जाके बास्केटबॉल को थोड़ा सा, अब वहाँ पे प्लेयर नज़र नहीं आते। अब हम लगे हुए इस चक्कर में कि हमें किसी तरह क्लब जो है, हम क्लबों को जाके परफॉर्म हम भेज जाएँ उनको, उनसे कह रहे हैं आप हमें डिटेल दें। तो हम इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा, हमारी पूरी कोशिश है कि नेक्स्ट वीक में हम चलें मजीद और इस पे स्कूटनी पे बात रहेगी। और असलम नियाजी साहब मौजूद हैं, मेंबर हैं कराची बास्केटबॉल स्कूटनी कमेटी के, और माजी में बड़ा अच्छा बास्केटबॉल भी खेलते रहे हैं। क्योंकि ये मामला तो स्कूटनी के भी मजीद अशफाक साहब से भी बात रहेगी, स्कूटनी के हवाले से हम नियाजी साहब से भी बात करेंगे, लेकिन इनके कैरियर के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें। बहुत से कम लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन जो लोग वाकिफ़ हैं उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। जी असलम नियाजी साहब, क्या कहेंगे अपने कैरियर के हवाले से? मोइन साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप इतना माशाल्लाह स्पोर्ट्स को लेके चल रहे हैं, और मेरी फैमिली भी आपके चैनल से बड़ी वाबस्ता है, और इसको आपकी जो अच्छी न्यूज़ें आती हैं, तो मैं इसके साथ साथ आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने इतना मौका दिया हमें इस बास्केटबॉल के हवाले से आने में। तो मैं सबसे पहले अपना कैरियर बताना कि ये चाहता हूँ कि मैं सन 1974 के अंदर के इलेक्ट्रिक में एज ए प्लेयर आया, और तकरीबन 25 साल मैंने गेम की। 25 साल के बाद मैं ऑफिशियली रेफरी का कोर्स किया, और फिर कोचिंग करता रहा, नेशनल रेफरी भी रहा मैं, पाकिस्तान का मैच, नेशनल के मैच भी खिलाए मैंने। उसके अलावा मैं मतलब अभी तक मैं स्पोर्ट्स का लवर हूँ, और मेरे बच्चे मेरे हाथ के माशाल्लाह अभी बड़े अच्छे वो कोच बन गए हैं, जो मेरे शागिर्द थे। काफ़ी लोग हैं जो मेरे माशाल्लाह शागिर्द हैं, उनमें अशफाक साहब भी हमारे जूनियर हैं हमारे। और बाकी हम ये बास्केटबॉल को इंशाल्लाह इतना ये कहेंगे कि बास्केटबॉल ख़त्म नहीं हुई, बास्केटबॉल को ऐसा लगता है खत्म हो गया नहीं, नियाज़ी साहब। अभी आप बास्केटबॉल देखें कि इस वक्त सर, जिस तरह अशाक साहब भी कह रहे हैं कि सिर्फ पंजाब में स्कूलों की हद तक रह गई है कराची के अंदर, और ग्राउंड से शायद रूट गई है। सिर्फ अब्दुल नासिर बास्केटबॉल है पर बास्केटबॉल होती है, अदरवाइज आप बता दें कहाँ होती है? मैं बता रहा हूँ, मैं बड़ा वाबस्ता रहा हूँ कि मैंने निश्तर पार्क भी है अभी है, लेकिन ग्राउंड यहाँ पे कुछ डैमेज हो गए हैं, कुछ हैं जो अभी अवेलेबल नहीं दे रहे हमें ग्राउंड यहाँ बास्केटबॉल के। माशाल्लाह जाएं, आपके यूबीएल है, यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी है, नाज़माबाद में है, डिफेंस में है, मतलब माशाल्लाह ग्राउंड है। लेकिन मसला ये कि क्लब जो वो लोग बर्गर फैमिली है वहाँ पर, वो वहीं तक रहते हैं, शौकिया खेल रहे हैं, हमें प्लेयर्स चाहिए, हमें प्लेयर्स चाहिए ना। अब ये है कि उनको हमने इंशाल्लाह अभी ये जो हमारा सिक्योरिटी कर रहे हैं ना, हम उन क्लबों नहीं जो पुराने, हम ओपन क्लब जितने भी कराची के ओपन क्लब हैं उनको हमने दावतनामा देना है। और बाकायदा कितने क्लब है अभी इस वक्त अगर हम देखें तो कराची के अंदर? तकरीबन मेरे ख्याल डिफेंस में भी 10 से 12 क्लब हैं टोटल में पूछ रहा हूं, और टोटल क्लब 20 क्लब 25 क्लब हैं, 20 से 25 क्लब एक्टिव हैं। इंशाल्लाह इसमें हमारे निकलेंगे, और जो हमारे पुराने क्लब हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि नए क्लबों को भी हम इसको, कि ये जो स्पोर्टी कर रहे हैं ना हम, ये नहीं कि पुराने क्लब खाली उन्हीं के क्लब हैं, हम सारे ओपन सिक्योरिटी हैं सारे क्लबों की। कराची के अंदर जो भी क्लब होगा उसके पास हम चल कर जाएंगे, उनसे हम अपना परफॉर्मा देंगे कि भाई हम आएँ, आप अपने क्लब की हमें रजिस्ट्रेशन कराएं, अपने मेंबरशिप को बनाएं, और उसके बाद हमने आपका जो है ये सेक्रेटरी सदर जो भी है आपका क्लब का वो नामजद करना है। उसके बाद इलेक्शन इंशाल्लाह, आप जिस तरह कह रहे हैं ना कि इलेक्शन अब ढीला नहीं, हम थोड़े से हालात ऐसे हो गए, हालात ऐसे हो गए हैं। और गुफ्तगू जारी रहेगी। इकबाल मेमन की तरफ वापस आता है।
और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, आकिब जावेद ने आकर बिल्कुल चेंज कर दिया है पाकिस्तान के अंदर। पहले अब वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ उन्हें कोई बाकायदा सेलेक्टर्स नामज़द किया गया, फिर ग्राउंड्स पे गए, उन्होंने तरमीम अपनी दी, फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हम सीरीज़ जीतने में कामयाब हुए। फिर आहिस्ता ऑस्ट्रेलिया में हमने तवील अरसे के बाद कामयाबी हासिल की, जिम्बाब्वे में सीरीज़ जीतने में कामयाब हुए। अब जनूबी अफ्रीका में आज दूसरा T20 मैच है, लेकिन मैं आकिब जावेद के पास एक और ओहदा आ गया है और रेड बॉल के वो कोच नामज़द हो गए हैं बुरी, और गिलेस्पी ने जो है बाकायदा इस्तीफ़ा दे दिया। गोरे अगर हम देखें तो गोरे शायद कंप्रोमाइज़ ऐसा लगता है कि नहीं करते हैं, वो अपने असूलों पे बड़ा पुख्ता नज़र आते हैं। और ऐसा लगता है कि अब है, क्योंकि पिछले चंद दिनों से ये खबरें आ रही थी कि जो भी कोचेज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो नामज़द होंगे वो पाकिस्तानी होंगे, और वही चीज़ें, क्योंकि हमने भी 12 अपने प्रोग्राम में इस बात का बड़ा जिक्र किया है, और वो सब चीज़ें अब होती दिखाई दे रही हैं। और गिलेस्पी ने बाकायदा रिटायरमेंट इस्तीफ़ा दे दिया। आकिब जावेद अब कोच की हैसियत से काम करेंगे। सारे जो ओहदे हैं अब आकिब के पास आ गए। ऐसा लगता है कि वहाब रियाज के बाद अब आकिब जावेद का नंबर आता दिखाई दे रहा है, ऐसे शुरुआत। हाँ, देखिए वहाब रियाज को जो है मौका मिला था, लेकिन उसने दिखाया कि वो डिज़र्व नहीं करता था। लेकिन आकिब जावेद जो है डिज़र्व करता था, और उसके पीछे जो है एक टैग भी था कि लाहौर कलंदर्स को भी जो है उसने भरपूर तरीके से जो है सक्सेसफुल करवाया। और फिर यहाँ पे आके उसने एक हिकमत अमली जो है वो चेंज की, और टोटली स्पिन पिचेस बना के, और जो हमारा काफ़ी अरसे से बुरा हाल था क्रिकेट का, उसको जो है चेंज किया। स्पिनर्स को लेके आए और विकेटें ली। फिर जो है वहाँ पे फास्ट बॉलर्स गए तो उन्होंने वहाँ पे परफॉर्मेंस दी, चाहे वनडे में तो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराया, यहाँ पे इंग्लैंड को हराया। तो जाहिर सी बात है कि उससे ज़ाहिर हुआ, और मोहसिन नकवी को तो एक बंदा चाहिए था जो काफ़ी अरसे से वो ढूंढ रहे थे, और अब उनको वो मिल गया। तो इसलिए उन्होंने इतने सारी फतवात दिला दी थोड़े से अरसे में, और एक टोटली टीम को जो है ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो इसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं वैल्यू एडेड। तो इन्होंने जो है वैल्यू को ऐड कर दिया है, और इसी वजह से आप देखें कि मोहसिन नकवी ने उनको जो है खुली छुट्टी दे दी है, और जो है बहुत सारे पावर्स डेलीकेट कर दिए हैं। तो ये जो है ना आपके लिए खुशाइन बात है, क्योंकि मोहसिन नकवी के लिए भी ये खुशाइन बात है, क्योंकि वो उनको भी काफ़ी क्रिटिसिज्म का जो है वो था, वो सामना करना पड़ रहे थे। तो अब आपने देखा है कि आकिब जावेद ने कमाल कर दिया है, और ये तो आप भी मानेंगे मोइन साहब और हमारे दूसरे जो साथी हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, एक तब्दीली आई है। मतलब कहाँ वो हमने इतना बुरी तरह टेस्ट मैच हारा, हालांकि हमने 590 के करीब रन्स बनाए, उन्होंने 900 से ज़्यादा रन बनाए, और फिर हमें जो है सेकंड इनिंग में तो बिल्कुल ही ढेर कर दिया। लेकिन उसके बाद पासी पलट गई, उन्होंने बिल्कुल टोटली स्पिन पिचेस बनाई, और स्पिनर्स को दोनों को लेके आ गए, और उन्होंने जो है विकेटें मतलब 19 विकेटें ली। तो ये है कि आप देखें कि ये जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन, इससे आकिब जावेद को बिल्कुल क्रेडिट जाता है, उसकी सोच को जाता है। फिर उसने मेरिट पे लेके आ गए, जो भी उसने ये देखा कि कोई भी खिलाड़ी इंडिस्पेंसिबल नहीं है। मतलब कोई भी जो है अगर गेम अच्छी खेलता है, डिज़र्व करता है, तो उसको जगह मिलेगी, अगर वो डिज़र्व नहीं करता तो उसको साइड लाइन बिठा दिया। बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने, जिसकी जो अहमियत है, जिसकी जो जगह है, उसे ज़रूर उसको मिलना चाहिए, और इसी का सिलसिले को आगे रखते हैं। और अशफाक अहमद साहब से भी बात कर लेते हैं स्कूटनी के हवाले से। और स्कूटनी में हम बात कर लें अगर क्लबों की हवाले से, तो हम ऐसा लगता है कि आपके नज़दीक जिस तरह नियाज़ी साहब कह रहे हैं कि 20 से 25 क्लब एक्टिव हैं, और हम न्यू क्लबों को भी एंट्री देंगे, तो किस हद तक अब तक आप लोग कामयाब हुए हैं? कुछ नए क्लबों से आप लोगों का राब्ता वगैरह हुआ है? देखिए मोइन, बात पता है क्या है, हम क्लबों से अपना राब्ता जो है ना हमने बहुत तेज़ कर दिया है। पिछले जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद जो हमारे सामने जो रिज़ल्ट आ रहे हैं ना, तो वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम मेरिट को फोकस कर रहे हैं कि मेरिट जो है वो ऊपर आ जाए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि प्लेयर जो है, जो प्लेयर की जो हमें जो बास्केटबॉल जो खेलते हैं,
जो बास्केटबॉल अच्छा, इसमें कोई एज लिमिट आप लोगों ने रखी हुई है कि प्लेयर्स की? कोई क्लब लेवल पे कोई पाबंदी नहीं होती, किसी भी एज का खिलाड़ी जो है अगर अंडर 18, अंडर 16, अंडर 16, अंडर 19 ये तो है ना, लेकिन जो बेस है ना, बेस वो है अंडर 16, अंडर 18। इसमें प्लेयर जो है वो प्लेयर की पॉलिश हो रहा होता है वो, ठीक है। अब उसके अंदर जो है ना हमको सबसे पहले जो है ना वो देखनी होती है कि भाई प्लेयर की शूटिंग कैसी है, उसका ड्रिबल कैसी है, वो किस तरीके से खेल रहा है और किन लोगों में प्रैक्टिस कर रहा है। अब जैसे मैं अपनी बात करूं आपको मोइन, कि मैं जब बास्केटबॉल खेल रहा था तो मेरे साथ नेशनल प्लेयर, जो नेशनल पाकिस्तान टीम के प्लेयर थे, सर तनवीर, सर आज़म, ब्रिगेडियर रशीद साहब और दूसरा, तो सारे नेशनल प्लेयर हम सब एक ग्राउंड में प्रैक्टिस करते थे। तो उससे हम उनसे सीखते थे, उनके गेम से हम सीखते थे, फॉलो करते थे उनको। अब चूंकि जाहिर है मैंने भी एकदम बास्केटबॉल छोड़ के मैं साइड हो गया तो जूनियर पे तवज्जो नहीं दी। अब ये जो पोजीशन है ना, ये पोजीशन हमारे लिए इस वक्त थोड़ी टफ है। इसको हम कहीं किसी भी चैलेंज के तौर पे आप लोगों ने बिल्कुल इसको आप मोइन इसको ऐसे समझें कि हम बिल्कुल जिस जो हमारा जो मकसद है ना वो ये नहीं है कि हम इलेक्शन करा के पीछे हट जाएं। आप समझे मेरी बात? मेरा अपना जो मकसद है वो ये है कि हम इलेक्शन भी कराएं, क्लबों को इसकी बास्केटबॉल के जो कोचिंग है वो भी हम करें, प्लेयर भी निकालें, वो जनरेट करें। तो हम इस दो चीज़ों से हम जो है ना अपने प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं। अब जो हमारे सामने जो अभी जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये आई है सामने, जो मैं ग्राउंड रियलिटी को देख रहा हूँ तो वो ये मेरे सामने आई है और उसको मैंने फोकस किया है। शायद आप मेरी बात से इत्तेफाक करें, हो सकता है मैं गलत भी बोल रहा हूँ, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी है, इसको आप माने कि बास्केटबॉल जो है कराची के अंदर जो है ना सिर्फ स्कूलों में चली गई। चलें स्कूलों में चली गई। नियाजी साहब की तरफ चलते हैं। असलम नियाजी साहब कह रहे हैं स्कूलों में चली गई, इसको तो अलग रखता है, लेकिन दुख होता है कि 95 के बाद से ऐसा लगता है कि हमारे पास अच्छे प्लेयर्स नहीं आ रहे। जी मुझे साहब, बात ये कि जो नर्सरी शुरू होती है वैसे तो स्कूलों से ही शुरू होती है, क्योंकि जो हम क्लास पढ़ते हैं पहली से ही शुरू करते हैं। तो नर्सरी एक्चुअली जो भी बास्केटबॉल है वो नर्सरी स्कूलों से शुरू हो के फिर कॉलेज, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से फिर पाकिस्तान टीम तक, वो लेवल तक आते हैं। तो ये तो अच्छा है स्कूलों से, और ये तो हमारे लिए बच्चे जो हैं हमारे पॉलिश होकर आते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में तो आपके पास है खेलने के लिए, वहाँ पर कोटी मौजूद नहीं है। प्राइवेट स्कूलों के अंदर हम चले जाए तो मान लेते हैं कि वहाँ पर तमाम यही बात है, बिल्कुल ये चीज़ नज़र आती है। वही साहब आप बिल्कुल कह रहे हैं। एक चीज़ कह जाऊँ कि देखिए, मैं आपको गवर्नमेंट स्कूलों के पास जगह होती है। अब ये कि गवर्नमेंट अगर उनको वो नहीं लगा के देती, क्योंकि देखें बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स जो पुराने हैं उनके पास जगह ज़्यादा है चाहे प्राइवेट स्कूलों से, लेकिन ये कि अगर वो उनको लगा के नहीं देती। और देखें इसमें आप मल्टीपर्पज़ जो है ना एक वो बना सकते हैं जिसमें 4 गेमें हो सकती हैं। टेनिस हो सकती है, बास्केटबॉल हो सकती है, वॉलीबॉल हो सकती है, फुटसॉल हो सकती है। तो वो जगह अगर आप गवर्नमेंट इनको बना के दे दे तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे भी ये गेम जो है ना भरपूर तरीके से डेवलप हो सकती है। लेकिन ये है कि अब वही बात है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स सोचते नहीं है कि भाई थोड़ा पैसा लगा के ही जो है स्पोर्ट्स जो है उसको ग्रूम किया जाए। तो अच्छा, दूसरी बात ये कि जब गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहे हैं, जगह की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि उनके पास स्पेस भी होता है, लेकिन वहाँ पर उनको जगहों पर जो यूज़ नहीं किया जा रहा उन जगहों को। लेकिन आप तो देखें कि वहाँ यूज़ किस तरह करेंगे जब आपके पास वहाँ स्पोर्ट्स टीचर ही ना हो। हम तो ये देखते हैं कि स्पोर्ट्स टीचर ही नहीं है तो वो क्या सिखाएगा बच्चों को? वही कह रहा हूँ ना कि जब मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ तो पॉलिसी मेकर्स का ये भी काम है कि वहाँ पे डीपी रखा जाए और जो है वो स्पोर्ट्स को ग्रूम करे। मगर ये कि अब हालांकि ये पोस्टें होती हैं, स्कूलों के लिए भी होती हैं, कॉलेजेस के लिए भी होती हैं, क्यों नहीं रखे जाते मुझे समझ में नहीं आ रही। हालांकि तो रोज़गार की तो ज़रूरत है और स्पोर्ट्समैन बहुत सारी जो है डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, तो उनको जो है अगर इंगेज किया जाए तो इसमें बहुत काम हो सकता है। अब मैं गया था, एक पुराना स्कूल है गार्डन की तरफ जहाँ शहजाद रॉय जो है वो अपना सपोर्ट करते हैं उनको, मगर वहाँ पे भी स्पोर्ट्स मुझे इतनी नज़र नहीं आई। वो गर्ल्स का स्कूल है, लेकिन ये कि वहाँ पे स्पोर्ट्स होनी चाहिए। तो ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है ना वो उनमें ठंड पड़ी हुई है, वो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है।
नहीं तो अगर जगहें, अच्छा दूसरी बात ये कि जब ये मोहल्लों में स्कूल हुआ करते थे तो शाम को किसी ना किसी तरीके से दूसरे बच्चे जो स्कूलों में इनरोल नहीं थे वो भी इंगेज किए जाते थे और उनको भी मौका मिलता था। हम भी जो है बहुत सारे स्कूलों में जाके शाम को जो है गेम्स खेलते थे। तो ये कोई इसमें चले नियाजी साहब क्योंकि बास्केटबॉल खेलते रहे, इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं नियाजी साहब, फिर मैं जी आप पहले कह लें, फिर मैं वो सवाल जो मेरे जहन में वो जरूर पूछूंगा आपसे, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? वही साहब, हमने जो बास्केटबॉल खेली है माशाल्लाह 25 साल तो हमने खेली। उससे पहले हम स्कूल खेले, स्कूल हमारा था ये भी, ये आप जैसे कह रहे हैं ना, स्कूलों में बाकायदा डीपी होता है, स्पोर्ट्स अफसर होता है, अल्लाह बख्श साहब थे हमारे, तो गेम को चलाने में उनकी बड़ी स्पोर्ट डीपी होता है, वो चलाता है स्पोर्ट अफसर। अब यह कि सरकारी स्कूल वगैरह जो है नहीं कर रहे, जो उनका अब आजकल जो हालात हैं जिस तरह हैं, हर बच्चा देखो ना, स्पोर्ट्स के लिए बच्चा अगर जाता है तो वो हर फैल से दूर हो जाता है, हर बुराई से दूर हो जाता है। स्पोर्ट्समैन, अभी मैं तकरीबन सर मेरी एक कम 70 साल उम्र है, एक कम 70 अच्छा, साल। आपके दौर में तो गवर्नमेंट स्कूल से ही सर, सारे बच्चे निकलते थे ना मैंने स्पोर्ट्समैन। आज तक मैं कोई नशा ना किया, खाली मैं स्पोर्ट लवर हूँ, स्पोर्ट्स की खिदमत की और स्पोर्ट्स के साथ चलता रहा। आज तक मेरा कोई फेल नहीं है, स्पोर्ट छोटे बचपन से लेकर स्पोर्ट्स से लगा रहा, हर फेल से दूर रहा। और मैं अभी भी ये नए बच्चों को यही कहूँगा, चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे इवेंट कोई भी गेम्स है, वो अपना अपनाएं। स्पोर्ट्समैन की एक हमारा मुल्क के अंदर सफ़ीर होता है, वो स्पोर्ट्समैन एक खिलाड़ी जो है मुल्क का सफ़ीर है, वो कहीं अगर नाम पैदा करता है पूरे पाकिस्तान का नाम पैदा करता है। इसलिए मैं खुद जो है ना उस फैमिली से हूँ जो खान फैमिली से, तो लिहाजा मैं यही चाहता हूँ कि हमारे यहाँ खिलाड़ी हमारे निकले और नाम मुल्क का रोशन करें। चले नाम रोशन। अशफाक साहब आपकी तरफ आऊँ और आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह अभी मैं नियाजी साहब से भी बात कर रहा था कि गवर्नमेंट स्कूलों की सतह पर अब उस किस्म का काम स्पोर्ट्स के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप चेयरमैन हैं बास्केटबॉल कराची बास्केटबॉल एसोसिएशन के और उसके साथ साथ स्क्रूटनी कमेटी के, तो आपका बेस क्या है? क्या आप गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ भी राग़िब करने की कोशिश करेंगे या गवर्नमेंट इदारों से स्कूलों के एसोसिएशन से रब्ता करने की कोशिश करेंगे कि बास्केटबॉल को गवर्नमेंट की सतह पर जो है उजागर किया जाए? नहीं, इंशाल्लाह मुइन, मैं जो कोशिश में लगा हुआ हूँ, जो मेरा एम है, क्योंकि मैं बास्केटबॉल को डाउन होते हुए देख रहा हूँ। इकबाल साहब ने जो बात की ना, वो पॉइंट बहुत वैलिड है, बहुत मुझे भी कुछ सीखने को मिला। देखिए, स्कूल के अंदर बास्केटबॉल हो रही है, मुइन मेरी बात सुनिए, स्कूल में बास्केटबॉल हो रही है, ठीक है, स्कूल का टाइम है 8 बजे से 9 बजे से लेकर रात को दोपहर 12 बजे तक का, ऐसे ही है या कुछ और? 8 से 12। 8 से 12, ओके। 8 से 12 बच्चे ने आधा घंटा या 15 मिनट बास्केटबॉल खेली। अब उसके बाद वो प्लेयर, जो बच्चा स्कूल में बास्केटबॉल खेल रहा है, शाम के टाइम पे बास्केटबॉल का ग्राउंड नहीं है कि वो बच्चा वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सके, फिर कोई हमारे जैसे कोई प्लेयर हो उस कोचिंग कर सके। सारी जो बात, सारा जो है, जैसे आपने मुझे पहले एक बात कही थी, वो बड़ी मुझे पसंद आई आपकी बात, कि कोचिंग भी नहीं हो रही। अब कोचिंग के लिए मिसाल के तौर पे मैं नश्तर पार्क का जो ग्राउंड है, मैं अपने पूरे एफर्ट्स जो है इस यूज़ कर रहा हूँ उस पर कि उसको ओपन करूँ किसी तरह, और वहाँ पे कोई कैंप लगाएं, स्कूलों के भी हों और क्लबों के भी हों। तो मैंने फेडरेशन से मैं अपील करूंगा, जाके अब अपना एक वो भेजूंगा उनको कि हमारी इसमें थोड़ी सी हेल्प करें। मेरा जो प्लान है, जो मेरा फोकस है, जो मेरी जो मैं टाइम मुझे थोड़ा सा मुझे जो मिल रहा वो हो रहा है, उसमें मसला ये आ रहा है कि पहले मैं इलेक्शन कराऊं, इलेक्शन कराने के बाद इलेक्शन हो जाएंगे, ठीक है, हो गए। अब मुझे इलेक्शन के बाद जो है ना एक कैंप लगाना है जिसमें कम से कम 40-50 बच्चे हों, और उसको हम कुछ नेशनल प्लेयर जो हमारे हैं सीनियर, उनको कुछ मैं, कुछ और जैसे हमारे नियाजी हैं सीनियर हैं, तो हम सब मिल के जो है ना एक 40-50 बच्चे कम नहीं होते। अच्छा, मेंस के लिए तो बहुत काम करेंगे आप लोग, विमेंस के लिए भी कोई है आप लोगों सबके का? लिए ना, विमेंस बॉयज में जी। थोड़ा सा कर दूं, उसके लिए अपने अभी
इंशाल्लाह 24 को हमने नेशनल के लिए नेशनल चैम्पियनशिप हो रही है लाहौर ना, उसके लिए अभी हमने सिलेक्शन कर दी है। स्कॉटिंग कमेटी हमारी जाएगी और टीम की सिलेक्शन करेगी और इंशाल्लाह टीम लाहौर जाएगी और पार्टिसिपेशन करेगी कराची डिवीज़न जो है हमारी। तो वुमेंस टीम भी हमारी माशाल्लाह अच्छी लड़की हैं, माशाल्लाह खेलती हैं, माशाल्लाह अच्छे गेम करती हैं। तो उनके लिए हम अपना कोशिश करेंगे अच्छा, कि क्लब की भी काफ़ी बातें कर जी हाँ। ली खवातीन प्लेयर्स के लिए, बॉयज़ प्लेयर्स के लिए। एकेडमीज़ की तरफ क्या आप समझते हैं कि एकेडमीज़ हमारी हैं कराची के अंदर जो इतना एक्टिव होकर काम कर रही हैं बास्केटबॉल के लिए? एकेडमी थोड़ा सा ये है कि जिस तरह क्रिकेट एकेडमी है, दूसरी है ये पैसे बनाने का उन्होंने भी जो है एक तो जरिया जैसे बना अभी दिया। मेरे साथ सीनियर खिलाड़ी, मैं अगले जूनियर था, मतलब ये जूनियर से मैं पहले आज़म मेरे टीम में था, माजिद भाई थे, अपना ये पुराने खिलाड़ी जितने पाकिस्तान के ना, ये सारे मेरी टीम के साथ मेरे साथ खेलते थे के इलेक्ट्रिक में। और ये इन्होंने चाहिए था पुराने खिलाड़ियों को कि वो कोई ना कोई एक्टिविटी करें, जैसे मंसूर अख्तर ने या दूसरे और एकेडमी बन रही है, यूबीएल एकेडमी बन, तो इस तरह बास्केटबॉल में भी सीनियर लड़कियों को ये चाहिए एकेडमी बनाएं और उसको रन रन करें। इसी यही सवाल मैं अशफाक साहब से भी पूछना चाहूँगा सर, एकेडमीज़ के हवाले से क्या कहेंगे? आप समझते हैं कि एकेडमीज़ पे भी अगर जिस तरह नियाजी साहब ने कहा है कि अगर सीनियर्स प्लेयर्स बास्केटबॉल कर आएँ और वो सिखाना शुरू करें, अपनी एकेडमीज़ बनाएं, तो कोई वजह नहीं है कि हम फिर बास्केटबॉल में अच्छे प्लेयर्स निकाल लेंगे। नो डाउट, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा। आपने बहुत अच्छी बात की है कि अगर एकेडमी बन जाती है, अब एकेडमी बनाने के लिए ग्राउंड चाहिए। ग्राउंड इस वक्त कराची के अंदर एक ही है जो जहाँ पे बास्केटबॉल हो रही है। सर अप्रिशिएट तो करें ना उन्हें कि उन्होंने जिंदा रखा हुआ है गुलाम मोहम्मद इसमें साहब ने कोई- उस देखिए- ग्राउंड पे मैचेस करवा के। देखिए मोहित, मेरी बात सुनिए, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ये ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे ये कहा मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ ना, मैंने तो ग्राउंड रियलिटी बताई है कि कराची के अंदर अगर बास्केटबॉल हो रही है तो अब्दुल नासिर बास्केटबॉल कोर्ट में हो रही है। कोर्ट में हो रही है। इसमें आप इसमें कोई वो नहीं है ना, हम इसको कोई अगर चैलेंज भी नहीं कर सकते। एक बात। अब दूसरी बात यह है कि जो ये एकेडमी है, इस एकेडमी के लिए हमें जो हमें ग्राउंड चाहिए, फिर बच्चों की उनकी वो देखनी पड़ती है फैसिलिटीज़ कि बच्चे वहाँ ग्राउंड पे पहुँच सकते हैं। अब जैसे मैं प्लेयर बना, मैं कैसे बन गया? मेरे ऊपर घर था ग्राउंड, हरम्बा ग्राउंड के सामने, और उसके साथ जो है ना सामने मेरा ग्राउंड था। घर से होता था, ग्राउंड चला जाता था, प्रैक्टिस करता था, अल्लाह ने प्लेयर बना दिया। अब की जो ग्राउंड रियलिटी है ना मुहिम, वो यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब स्कूल में जाना पड़ेगा, स्कूल में हमें प्लेयर ढूंढने पड़ेंगे, फिर उन प्लेयरों को हमें ग्राउंड पे बुलाना पड़ेगा, चाहे वो नश्तर पार्क हो, चाहे वो कश्मीर रोड हो। और देखिए हमारे टाइम में जो है ना 5-6 ग्राउंड थे जो कंटिन्यूस प्रैक्टिस होती थी। अभी बैंक प्रैक्टिस करती थी नाज़माबाद में यूनाइटेड क्लब में, ठीक है। नंबर 2 फिर नश्तर पार्क के अंदर प्रैक्टिस होती थी KAC की। फिर नंबर 3 अब्दुल नासिर बास्केटबॉल ग्राउंड पर प्रैक्टिस होती थी जो उसमें नेशनल बैंक की। फिर उसके बाद जो है ना पावर हाउस, KAC का जो पावर हाउस है उसमें बास्केटबॉल का एक ग्राउंड था, वहाँ प्रैक्टिस होती थी। तो ये 4-5 ग्राउंड जो थे ना, ये प्लेयर ऊपर आ रहे थे। चले प्लेयर ऊपर आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात कही कि इन्होंने उस वक्त प्लेयर्स ऊपर आते थे जब बास्केटबॉल हुआ करती थी ज़्यादा, और एक तवील अरसे के बाद कराची में भी नेशनल चैम्पियनशिप हुई, डिपार्टमेंट्स की टीमों ने भी शिरकत की, और लास्ट अगर हम देखें तो तवील अरसे के बाद हुई थी। क्या कहेंगे उस इवेंट के हवाले से? देखिए ना, वो जो नेशनल चैंपियनशिप कराची में हुई, कराची का अगर टैलेंट अगर आप देखते हैं ना, बास्केटबॉल जो कराची में बास्केटबॉल खेली जाती है वो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं खेली जाती। उसकी वजह है कि कराची के जो बच्चे हैं उनके पास बॉडी डॉज कुदरती है, क्योंकि वो गली मोहल्लों में जो गेम खेलते हैं उनकी बॉडी डॉज है। बाकी दूसरे जो जगहों पे जो है ना बॉडी डॉज गेम नहीं है, यानी प्लेयर अगर सामने बाहर आप समझते हैं ज़्यादा। जी। तो अब जैसे वो प्लेयर अगर ड्रिबल कर रहा है और ड्रिबल करते हुए उसने बॉडी डॉज करके प्लेयर को उधर डॉज करके वो रिंग पे चला गया। फिर सबसे बड़ी बात जो है ना मोइन, वो आप ये देखें कि इस वक्त बास्केटबॉल को
जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है ना, मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा बास्केटबॉल को नुकसान पहुंच रहा है वो रेफरियों से पहुंच रहा है। अब रेफरी क्या कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे 60 मिनट का गेम है, 60 मिनट में 30 मिनट तो विसल हो रही है, रेफरी प्लेयर को खेलने ही नहीं दे रहा, मिनट मिनट फॉल। और प्लेयर, देखिए जब प्लेयर ग्राउंड में होता है ना और जब वो खेल रहा होता है तो उसको वार्म अप होने में उसको 5-7 मिनट, फिर उसकी शूटिंग के परफेक्ट होने में भी उसको टाइम लगता है। ऐसे नहीं है कि वो उसने जहाँ से उठा तो उसने बास्केट रिंग में बॉल डाल दी, रस्टी होता है। हाँ, तो वो जब वो उठ रहा होता है, जब उसकी फिनिशिंग आ रही होती है उसके गेम में, तो रेफरी विसल बचा देता है, किसी का फॉल देता है, किसी का कुछ, जबकि इतनी विसल नहीं होनी चाहिए। चलें, ये बड़ी अच्छी बात आपने की है, विसिल नहीं होनी चाहिए। असलम नियाजी साहब की तरफ चलते हैं और इसी विसिल और रेफरी पे बात कर लेते हैं। कोई वर्कशॉप वगैरह आप लोग भी इनेकाद करेंगे इसी रेफरी के हवाले से, ताकि ये चीज़, और जो अभी कह रहे हैं ना कि एक बड़ी निशानदेही ये कर रहा है कि प्लेयर्स को जो ज़्यादा जो नुकसान पहुंच रहा है अपने खेल के अंदर, बास्केटबॉल के अंदर, वो रेफरी से पड़ रहा है कि हर सेकंडों के बाद विसिल हो रही होती है। वही साहब, आपने बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन किया और सवाल किया जो रेफरीज़ के बारे में, क्योंकि मैं भी माशाल्लाह नेशनल रेफरी खेला है, मैंने भी कराया है मैचेस। आजकल विसल ठीक है, विसल हो रही है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसके लिए जिस तरह आपने सवाल किया कि इनको हम बाकायदा ये जो काम कर रहे हैं, वर्कशॉप अगर हो, वर्कशॉप उनको हम ये कर रहे हैं सर, ट्रेनिंग दी हम जाए। इंशाल्लाह ये काम पहले तकमील तक पहुंचा लें, जो हमने सिक्योरिटी करके क्लब कर रहे हैं। उसके बाद एक हमने कराची में रेफरीज की कोर्स की एक वर्कशॉप बनाएंगे, रेफरी कोर्स करवाएंगे, जिनमें बाकायदा उनको ये हमारे सीनियर यहाँ पे फीबा के रेफरी हैं, हमारे याकूब कादरी साहब हैं, माशाल्लाह वो फीबा के कार्ड होल्डर हैं फीबा से, वो नेशनल होल्डर हैं, और माशाल्लाह और रशीद साहब हैं, चौधरी रशीद साहब हैं, वो काफ़ी अच्छे ये लोग जो है, यानी मुस्तकबिल बड़ा अच्छा इरादा है। हाँ, और तो बास्केटबॉल पाकिस्तान फेडरेशन जो है उसने रेफरी बाकायदा, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें रेफरी कोर्स के लिए आप हमें कोई पीरियड दें, जो हम कराची में रेफरी कोर्स के लिए कोई टाइमिंग निकाल के उनको ट्रेनिंग कोर्स कराएं और एक मश्क करवाएं। बड़ी ज़बरदस्त बात कही है। पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन से इन्होंने बड़ा अच्छी रिक्वेस्ट भी की है कि एक रेफरी के लिए अगर कोर्स हो जाएगा तो जो निशानदेही है, अशफाक साहब कह रहे हैं ना, बहुत सी चीज़ें खामियों पे हम काबू पाते हुए दिखाई देंगे। चले खामियों पे काबू पा लेते हैं, लेकिन इकबाल मेमन साहब से एक आखिरी सवाल करूँगा, टाइम मेरे पास आखिरी शॉट रह गए, और चंद अल्फाजों में अगर हम इकबाल मेमन साहब जवाब दे दें। इकबाल साहब, अगर हम बात करें बाबर आजम के हवाले से, तो बाबर आजम मुस्तकिल कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है, उसकी रैंकिंग अच्छी है, अभी भी नंबर 1 बैटर हैं वो, लेकिन साथ साथ आजकल उन पे कुछ जेंसी हरासी के जो है उन पे भी दावे किए जा रहे हैं। आप समझते हैं कि बाबर आजम इस कैरियर पर मौजूद है अपने क्रिकेट के, कि इस किस्म की तनकीद का सामना अब उन्हें करना पड़ रहा है? देखें, जब मोइन साहब आपके ही शो से हमने बार बार कहा है कि जो पीसीबी का काम है वो पीसीबी करती नहीं है, और जो जब तक जो है इन खिलाड़ियों पे नज़रदारी नहीं होगी, इनकी जो है ग्रूमिंग नहीं होगी, ये समझते हैं कि बस अब ये खिलाड़ी बन गया तो ऑफ द ग्राउंड उसका क्या उसकी तरबियत की जाती है, उसका मैनरिज्म, उसका बिहेवियर, ये सारी ग्रूमिंग करनी पड़ती है। और मेरे साथ जो साथी हैं वो इस चीज़ को जो है इंडोज करेंगे कि अगर कोई खिलाड़ी बास्केटबॉल खेलता है या क्रिकेट खेलता है तो उसकी ऑफ द ग्राउंड भी तरबियत होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो है पीसीबी में लैकिंग करती हैं, और इतना बड़ा खिलाड़ी अगर उसके ऊपर ऐसे इल्ज़ामात आते हैं, जिस तरह हम यासिर शाह के ऊपर भी कुछ ऐसे इल्ज़ामात आए थे, तो ये चीज़ जो है पीसीबी के ऊपर जाती है और ये तनकीद उनके ऊपर बनती है कि क्या आपकी सही तरह नज़रदारी नहीं है। बड़ी अच्छी जुमलों में इन्होंने जवाब दिया है, और यकीनन आज हमने अपने शो के अंदर बास्केटबॉल को भी हाईलाइट की और क्रिकेट को भी हमने जो हॉट इशू उसको कोशिश की अपने शो के अंदर बात करने की। और असलम नियाजी साहब आपका बहुत शुक्रिया, अशफाक साहब आपका शुक्रिया, इकबाल साहब आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।